अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश 504 कोड का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, क्रिएटिविटी एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। बिफोर गोइंग फॉर लेक्चर, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताए जाते हैं, आप उनको भी नोट कर लेते हैं और फिर चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी। और लास्ट में हमें फिर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि आपके लिए जो वीडियोस मज़ीद हम बनाएं उनमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिविटी एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। Creativity is a complex notion, especially in cognitive terms. This is why theorists have never really reached a consensual definition of this notion. There are scores of theories about the nature and taxonomies of creativity. As far as language learning is concerned, creativity is not about the product, it is about the process of learning. The process of understanding the way the target language works through creative थिंकिंग। अब कह रहा है जी क्रिएटिविटी जो है वो एक कम्प्लेक्स किस्म का एक नोशन मीन आइडिया है चीज़ों को समझने के हवाले से, ठीक है। तो इसलिए इसकी अभी तक कोई फाइनल डेफिनेशन पर अभी तक कोई नहीं पहुंचे कि एक्चुअली क्रिएटिविटी का जो आइडिया है उसको मतलब किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। बहरहाल कुछ इसको अपने अपने हिसाब से डिफरेंट थीरीज़ हैं, तो सब ने अपने अपने हिसाब से इसके लिए स्कोर्स गेन किए हैं। तो क्रिएटिविटी इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट ये एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। तो इसमें टारगेट लैंग्वेज किस तरह से काम करती है, थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसको देखा जाएगा। लर्नर्स सरफेस utterances कैन बी लिंक टू अंडरलाइंग rule system even if these seems primitive and deviant compared with the target language system. Formulas and routines play an important part in everyday language used by native speakers. Our first language utterances are a complex mix of creativity and prefabrication. A frequent use of unanalyzed chunks is also evident in young children's first language as well as अर्ली स्टेजेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। कह रहा है कि जो लर्नर्स की जो सरफेस अटरेंसेस है, जो मतलब वो जो सरफेस अटरेंसेस का मतलब कि जो चंक्स हैं, जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको अंडर रूल सिस्टम उनको किस तरह से लिंक किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। और डेफिनेटली जो हमारे फर्स्ट लैंग्वेज अटरेंसेस है वो क्या है, आर अ कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्री फैब्रिकेशंस। वो जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स किस्म का मिक्सचर होता है। और जिस तरह से बच्चा जब एक यंग चिल्ड्रंस जो होते हैं जिस उनकी जो फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अनएनालाइज चंक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे चंक्स स्पीच चंक्स होते हैं, कुछ कुछ मतलब कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते। तो उस तरह के जो फ्रीक्वेंट किस्म के वो चंक्स को यूज़ करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में। इसी तरह जब सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर किया जा रहा होता है या लर्न किया जा रहा होता है तो उसकी अर्ली स्टेजेस के ऊपर भी सेम उसी तरह का बिहेवियर लर्नर्स में नज़र आता है। Second language learners mostly remains noticeably different from the native speakers in their pronunciation, and many continue to make grammar mistakes even when well motivated to learn or after years of study of a target language. तो सेकेंड लैंग्वेज जो लर्नर्स हैं वो अपने आप उनकी प्रोनाउंसिएशन से ही आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ही इज़ नॉट अ नेटिव स्पीकर। तो मतलब उनकी एक सिंपल सी उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ ही आपको पता चल जाता है कि ये नेटिव स्पीकर नहीं है उस लैंग्वेज का। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जो ग्रामर की मिस्टेक्स भी बनाते रहते हैं, करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, इवन आफ्टर लर्निंग आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी ऑफ द टारगेट लैंग्वेज को बहुत सालों सीखने के बाद भी वो मतलब अपनी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट करते रहते हैं। इट इज़ टाइपिफाइड बाय इनकम्प्लीट सक्सेस, और इसको मतलब इनकम्प्लीट सक्सेस कहा जाता है। फॉसिलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। फॉसिलाइजेशन होती क्या है जी, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ लर्नर सेकंड लैंग्वेज सिस्टम सीम्स टू फ्रीज और बिकम स्टक एट सम मोर और लेस डेविएंट स्टेज। जब आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं और किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर आपका जो लर्निंग प्रोसेस है
वो क्या है, वो फ्रीज हो जाता है, वो स्टक हो जाता है, वो रुक जाता है, आप उसी पॉइंट पर रुके रहते हैं। मसलन अगर कोई बंदा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, बट उसकी एक हैबिट बन जाती है, या वो उसकी जो लर्निंग है वो एक जगह पे रुक जाता है, जहाँ पे वो बार बार ग्रामर की चंद एक मिस्टेक्स को वो प्रैक्टिस के बावजूद भी ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो वो फॉसिलाइजेशन स्टेज पर आ जाता है। वो फॉसिलाइजेशन कहलाती है कि वो मतलब वो एक जगह पे आके रुक गया, फ्रीज हो गया, और उसकी वो गलती बार 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 वो उससे रिपीट हो रही है। These two phenomena are significant facts about second language learning process. Psycholinguistics and sociolinguistics view interpret them differently. अब जो साइकोलिंग्विस्ट्स हैं वो इसको डिफरेंटली देखते हैं, जो सोशल लिंग्विस्ट हैं वो इसको डिफरेंटली तरीके से देखते हैं। तो जो फॉर्मर क्लेम्स जो साइकोलिंग्विस्टिक्स है, अब वो क्या क्लेम करते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक लर्निंग मैकेनिज्म सिंपली सीज टू वर्क फॉर ओल्डर लर्नर्स एंड नो अमाउंट ऑफ स्टडी एंड एफर्ट्स कैन रिक्रिएट दैम। वो ये कहते हैं कि जो मतलब ओल्डर लर्नर्स जो होते हैं ना, जो पुराने लर्नर्स होते हैं, उनके लिए जो लर्निंग मैकेनिज्म है वो क्या है, सिंपली सीज टू वर्क, वो फिर मतलब रुक जाता है। जो पुराने लर्नर्स होते हैं, जो उनके लिए क्या होता है, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है, ठीक है। एंड नो अमाउंट ऑफ स्टडी एंड एफर्ट्स कैन रिक्रिएट देम, और फिर वो मतलब किसी भी तरह से कोई स्टडी या कोई एफर्ट्स भी उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर पाती। द लेटर ग्रुप एक्सक्लेम, अब सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या कहते हैं जनाब, एक्सक्लेम्स दैट द ओल्डर second language learners do not have the social opportunities or motivation to identify with नेटिव कम्युनिटी। वो कहते हैं जी जो आपके सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके सोशल अपॉर्चुनिटीज़ और मोटिवेशन नहीं होती टू आइडेंटिफाई विद नेटिव कम्युनिटी। मतलब उनको यूँ समझ लें, हम ये कह लें कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो नेटिव कम्युनिटी में जाएं और वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ों अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकें। टू आइडेंटिफाई विद नेटिव कम्युनिटी दे मे रादर value their distinctive identity as learners are identifiable minority group। तो वो अपने आप को एक आइडेंटिटी दे देते हैं कि नहीं जी हम तो मतलब हमारी नेटिव लैंग्वेज वो है, और वो दूसरे जाके वो अपनी आइडेंटिटी खुद से क्रिएट भी नहीं करते। वो मतलब अपने आप को जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसी हिसाब में ही अपने आप को रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वैल्यू देयर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी एज लर्नर आर आइडेंटिफाइबल माइनॉरिटी ग्रुप। तो वो क्या होते हैं, वो फिर उस ग्रुप में जाके उनको हम माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लर्नर्स परफॉर्मेंस इन सेकंड लैंग्वेज is influenced by the language or languages they already know, which are obvious in their accent as well as in certain characteristics mistakes in their utterances। अब जो सेकंड लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस होती है जो हमने पहले से लैंग्वेजेस जिनको हम जानते हैं ना, जिस तरह के हम यूँ समझ लें अरेबिक के हम एग्जांपल लें, तो अब अरेबिक वाले उनकी लैंग्वेज में अब वो अपनी अरेबिक की पहले की लैंग्वेज जानते हैं, तो जब भी वो ट साउंड आएगा तो वो ट साउंड नहीं बोलेंगे, वो त साउंड बोलेंगे, ठीक है। जब पाकिस्तान के लिए पी साउंड्स की, जब प साउंड की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान बोलेंगे। तो मतलब फर्स्ट लैंग्वेज है जो, या वो पहले से जो लैंग्वेज जानते हैं वो उनकी सेकंड लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। और क्या है जी, एक्सेंट एज वेल एज इन सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स मिस्टेक्स इन देयर अटरेंसेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसफ़र। जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेजेस या फिर जो भी आपको पहले लैंग्वेज आती है सेकंड लैंग्वेज सीखने के दौरान वो आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको भी नोट कीजिएगा। बिहेवियरिस्ट व्यू इट as an important source of error and interference in second language learning। अब जो बिहेवियरिस्ट इसको कैसे देखते हैं कि वो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में इसकी एक इंटरफेरेंस देखते हैं इसको, मतलब एरर्स को, सोर्स ऑफ एरर, मतलब जो एरर है उनके सोर्स को व्यू करते हैं, उसको एक इम्पॉर्टेंट समझते हैं एनालाइज करने के लिए। वेयर एज रिसेंट थियरीज फाइंड वाइडली डिफरिंग व्यूज़ ऑन एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन रिसेंट जो स्टडी है वो इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। परफॉर्मिंग इन अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स स्पीकिंग, मेकिंग सेंस ऑफ डाटा वी हियर, इंटरप्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग इनकमिंग लैंग्वेज डाटा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मतलब लैंग्वेज
में परफॉर्म करने के लिए क्या क्या होते हैं, आप स्पीकिंग आपकी इन्वॉल्व होती है, आप जो डाटा सुनते हैं उसकी सेंस बनाना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, फिर उसको प्रोसेसिंग इनकमिंग लैंग्वेज डाटा, ये सारी चीज़ें परफॉर्मिंग इन अ लैंग्वेज इन्वॉल्व होती हैं। तो मे बी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि परफॉर्मिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी बातें आती हैं। लैंग्वेज इनपुट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग। Behaviorist theory saw regular oral practice as helpful in forming correct language habits, whereas the contemporary theorists put emphasis on practice function. ठीक है, जो बिहेवियरिस्ट है वो ये कहते हैं कि आप मतलब ऑरल प्रैक्टिस जो है वो आपकी हेल्पफुल रहेगी फॉर्मिंग करेक्ट फंक्शन करेक्ट लैंग्वेज हैबिट्स बनाने के लिए, वेरेज द कंटेम्प्रेरी थीरीज पुट एम्फिसिस ऑन प्रैक्टिस फंक्शन। वो कहते हैं जी प्रैक्टिस पर वो ज़्यादा जोर देते हैं, वो कहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के साथ आपके हो जाएंगे। तो फॉर इंस्टेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरिस्ट आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज कॉम्पिटेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ अ नॉलेज component and skill component. They see a vital role of second language use or second language performance in developing the skill component. Definitely जब आपको फिर क्या होगा कि जब आपके पास नॉलेज कंपोनेंट होगा, जब आपके पास नॉलेज है किसी लैंग्वेज के बारे में, तो फिर आपके पास क्या है एंड अ स्किल कंपोनेंट। दे सी अ वाइटल रोल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ और सेकेंड लैंग्वेज परफॉर्मेंस इन डेवलपिंग द स्किल कंपोनेंट। तो जब आपके पास एक नॉलेज होगी, आपके पास नॉलेज कंपोनेंट है, तो फिर आपके पास क्या है एक स्किल कंपोनेंट भी आ जाएगा बाय प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।